जिसमें एक की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत दुखद बताया है। बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर हुए हमले को आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हमले का जो पैटर्न है वो 2 साल पहले इजराइल में हुए हमास के भीषण हमले से मैच करता है। तो क्या इजराइल और हमास के बीच की जंग अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची है? और इस पैटर्न को अगर आप देखें तो भारत के पहलगाम में भी कुछ इसी तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया था। यहां भी यहूदियों के खिलाफ नफरत जाहिर करते हुए हनुक्का त्योहार को मना रहे यहूदियों की हत्या की गई। 12 लोग अब तक की जानकारी के मुताबिक मारे गए हैं। इसमें जो न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर की तरफ से बयान सामने आ चुका है और जो हमको मिल रहा है, लेकिन लोगों के लिए इतनी नफरत और इस तरीके से लोगों की हत्या करना, बीच पर जाकर त्योहार मनाते हुए, ये कट्टरपंथी मानसिकता और सोच का ही प्रतीक है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार। बॉन्डी बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग हनुक्का त्योहार मनाने के लिए शाम से ही बीच पर इकट्ठा हो रहे थे। हनुक्का त्योहार की पहली रात थी। 8 दिनों तक चलने वाले हनुक्का त्योहार के पहले दिन बीच पर यहूदी समुदाय की अच्छी खासी तादाद थी। लोग त्योहार के जश्न में डूबे थे। तभी अचानक खुशियों का पल मातम में बदल गया। बॉन्डी बीच पर अचानक से ही फायरिंग शुरू हो गई। जश्न में खलल पड़ा। कुछ पल पहले तक नाच गा रहे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर एक व्यक्ति हमलावर के निशाने पर था। देखते ही देखते समंदर किनारे लाशों के ढेर लग गए। रेत पर खून से पड़े शव और घबराए बदहवास लोग। मंजर विभत्स हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सिडनी के बॉन्डी बीच पर लोगों को गोलियों से भून दिया। अब तक यहूदी समुदाय के 10 लोगों की मौत। हमलावरों ने करीब 5 राउंड फायरिंग की। भागते चीखते चिल्लाते लोगों के बीच एक शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की और एक हथियारबंद हमलावर से भिड़ गया। शख्स ने हमलावर से राइफल छीन ली। हमलावर से भिड़े शख्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से ना जाने कितने ही और लोगों की जानें बचा ली, वरना मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती थी। दोनों हमलावरों की गोलीबारी में कई लोग घायल भी हो गए। हालांकि पुलिस की जवाबी गोली में दोनों हमलावरों को गोली लगी, जिसमें एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बंदूकधारियों ने शाम 6:30 बजे के बाद गोलीबारी शुरू कर दी। सैकड़ों लोग यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। समुद्र तट पर एक कार्यक्रम में सैकड़ों यहूदी इकट्ठा हुए थे। सिडनी के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 16 घायलों को भर्ती कराया गया। इसके अलावा कई लोगों का घटनास्थल पर ही इलाज किया गया। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसके हाथ में चोट लगी है। 62 साल की एक महिला के पैर में चोट लगी है, जबकि एक व्यक्ति को गोली छूकर निकल गई। सिडनी में बॉन्डी बीच पर हमलावरों की गोली में घायल एक शख्स की किस्मत भी उसके साथ क्या खेल खेल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमास के हमले के वक्त ये शख्स वहीं था। किस्मत अच्छी थी, तब बच गया था। इस बार घायल हो गया। शख्स ने बताया, मैं परिवार के साथ हनुक्का फेस्टिवल में शामिल होने आया था। हाल ही में इजराइल से ऑस्ट्रेलिया आया था। यह पूरी तरह से नरसंहार जैसा था। मैंने बच्चों को जमीन पर गिरते देखा। हर तरफ खून बह रहा था। मुझे भी गोली लगी है, काफी खून बह गया। मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा गंभीर है। 7 अक्टूबर को ऐसा मैंने आखिरी बार देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा देखने को मिलेगा। सोचा नहीं था बॉन्डी जैसे मशहूर और शांत जगह पर ऐसा देखना पड़ेगा। सिडनी में बीच किनारे त्योहार के मौके पर हुआ नरसंहार ठीक उसी तरह है जैसा इजराइल में हुआ था। उस दौरान भी यहूदियों के एक फेस्टिवल पर भी हमास ने बड़ा नरसंहार किया था। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर हमास ने बड़ा हमला बोला। हमास और अन्य सशस्त्र समूहों ने गाजा पट्टी से घुसपैठ की। योजनाबद्ध तरीके से यहूदियों पर बोला गया हमला। इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट मोर्टार दागे गए। सैकड़ों हमास लड़ाके गाजा की सीमा तोड़ दक्षिणी इजराइल में घुस गए।
इजरायली लोगों, सैन्य ठिकानों और एक म्यूजिक शो नोवा फेस्टिवल पर हमला बोला। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए, 251 लोग बंधक बना लिए। होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और विदेशी शामिल थे। सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर ही 360 लोग मारे गए थे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग की आंच ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग की ये घटना करीब 3 दशक के बाद हुई है। 2 सालों से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में 65,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 2.25 लाख घायल हुए हैं। इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हनुक्का नाम का त्योहार था जिसे यहूदी यहाँ पर मना रहे थे। तरीका वही है। इस तरीके को और आसपास के देवदार के पेड़ों को और दूर पहाड़ियों जैसी ऊंचाइयों को देखकर, जो कि समुद्र के ठीक दूसरी तरफ है, तट के दूसरी तरफ समझ में आ रहा है, या फिर वो कोई बिल्डिंग जैसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ पहलगाम जैसा एहसास मुझे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हत्या करने का तरीका भी वही है, वही वहशियाना सोच, वही नफरत किसी दूसरे धर्म के लिए, यहाँ पर ज्यूस के लिए थी, और वहाँ पहलगाम में हिंदुओं को लेकर नफरत थी, लेकिन नफरत जरूर झलक रही है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हथियारों का मिलना या हथियारों का सार्वजनिक जीवन में होना इतना आसान नहीं है। वहाँ आपको बाकायदा कड़ी जांच के बाद लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बाद भी आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, आपके पास क्या है, किस मात्रा में है। अगर आप उपयोग करते हैं तो वो भी जानकारियां आप आगे बढ़ाते हैं। तो कोई भी हथियार लेकर ऑस्ट्रेलिया में निकल जाए ये संभव नहीं है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये हथियार आखिर आए कैसे? 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां तक हम पैदल नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, समुद्र के बीच में दुनिया का एक तरीके से एक बड़ा महाद्वीप है जो एक देश के रूप में यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ तक एक्सेस करना आसान नहीं है। और तब जबकि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर बसावट उसके समुद्री किनारों पर, ये बीच में डेजर्ट है या फिर वीराने हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा रहती है। क्या सोच है इसके ऊपर, और क्या मेरा ये कहना कि ये पैटर्न मुझे पहलगाम से जुड़ा हुआ दिख रहा है, आपका इस पर क्या कहना है? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो कृत्य किया गया है वो एक शैतानी कृत्य है, वो एक आसुरी कृत्य है। वो ऐसा कृत्य है कि जिसमें कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, यानी धर्मों को आपस में लड़ने की जो साजिश जिस तरीके से हमास अक्टूबर 2023 की थी, उसी तरीके जो हमला है, और आपने बिल्कुल सही राजीव जी आपने इसकी तुलना की, जो पहलगाम का जो आतंकी हमला था वो भी एक ऐसी ही इसी तरीके की नफरत वाली जो शैतानी आसुरी जो सोच थी उसी के तहत किया गया था। हमने मुल्ला मुनीर की भी तकरीर देखी थी कि किस तरीके से मुल्ला मुनीर भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम्स के में कभी कोई संवाद, कोई एकता, कोई मेल जोल नहीं हो सकता, उस तरीके की बातें मुल्ला मुनीर ने कही थी। उसके 4 दिन बाद उस आतंकियों ने वैसे ही शैतानी सोच के साथ पहलगाम में हमले को अंजाम दिया था। और अब ये जो हमला बॉन्डी बीच सिडनी में हुआ है वो भी इसी तरीके का एक आतंकी हमला है। ये एंटी सेमेटिक जो नफरत वाली जो सोच है वो भी इस बात को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि रिपोर्ट्स अभी बता रही हैं कि इस तरीके के जो हमलों की जो आशंकाएं हैं वहाँ पर थीं, और 7 अक्टूबर 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई सिनेगॉग्स पे जो कि यहूदी धर्म स्थल है उसके ऊपर हमले किए गए थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला
किया गया, उसके बाद जब इजराइल ने इस हमास नामक आतंकी संगठन को एलिमिनेट करने के लिए एक पूरा अभियान छेड़ा और सबसे बड़ा आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध जब इजराइल ने छेड़ा, तो हमने ये भी देखा था कि विश्व के अनेकों जगहों पर, अमेरिका में भी, यूरोप में भी एंटीसेमिटिक जो घटनाएं थी वो भी बढ़ी थी। तो ये जो इस बात की भी नितांत आवश्यकता है राजीव जी, कि जो यहूदी कम्युनिटी है वो जहाँ कहीं भी है, अपने देश में भी है, यहूदी कम्युनिटी के बड़े संख्या में लोग रहते हैं, सभी की जो सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए एक विशेष उपाय को करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो आतंकी साजिश रचने वाले ये दुनिया के हर एक कोने में मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इतने शांत और बेहद लोकप्रिय जो बॉन्डी बीच का ये जो पूरा क्षेत्र है, सिडनी का जो स्थल है, और वहाँ पर हनुका नामक जो फेस्टिवल जब पहले दिन वो सेलिब्रेट कर रहे थे यहूदी लोग, तो उसी को टारगेट करते हुए उन्होंने हमला किया। और आपने देखा था राजीव जी, हमने सभी ने इसको विटनेस किया था कि जब इजराइल के जो लोग हैं वो एक म्यूजिक फेस्टिवल 7 अक्टूबर 2023 को सेलिब्रेट कर रहे थे, वो एक बिल्कुल आनंद में थे, उसी तरीके का जो आनंद और उत्साह जैसा कि हनुका के इस फेस्टिवल में बॉन्डी बीच पे था, उसी दौरान इन नफरत वाली सोच रखने वाले और शैतानी सोच रखने वाले जो भी हमास के आतंकी थे, उन्होंने एक ही दिन में 1200 लोगों की हत्याएं कर दी थी, कई लोगों को 250 लोगों को बंधक बना के भी ले गए। तो ये जो सोच है, इसके खिलाफ पूरे विश्व में विश्व समुदाय को जीरो टॉलरेंस का अप्रोच अख्तियार करना होगा। इसी बात को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पूरे घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये जीरो टॉलरेंस का जब तक अप्रोच हम अडॉप्ट नहीं करेंगे आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर, तब तक इसके इन शैतानों के ऊपर, इन आसुरी शक्तियों के ऊपर विजय नहीं हासिल की जा सकती। तो ये अब नितांत इस बात की आवश्यकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अल्बनीजी की सरकार है, वो यहूदियों को के ऊपर जो भी खतरों की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उसको लेकर के और इस घटना का गहरा से गहरा संज्ञान लेते हुए न सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए, बल्कि इन परपेट्रेटर्स को और इन जो मास्टर माइंड्स हैं, इनको सख्त से सख्त और एक जीरो टॉलरेंस का और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की भी व्यवस्था करे। इस बात की नितांत आवश्यकता ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भी है, और यही इसी अप्रोच पे आज का नया भारत चलता है। और जाहिर है कि ये घटना बेहद निंदनीय है। मैं एक बार फिर से इस पूरी घटना की और नफरत वाली सोच के आधार पर जो की गई घटना थी, पहलगाम जैसी जो घटना थी, उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। चलिए, मैं आपसे इससे इंटरनेशनल रिपरकशंस के बारे में भी आगे पूछूंगा, लेकिन कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल शुक्ला, मैं 7 अक्टूबर 2023 को भी याद करता हूं, वहां पर तो कहीं ज़्यादा एम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ था, हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, और एक 1200 के करीब इजरायलियों की जो मास मर्डर किया गया था, वो भी एक पैटर्न है। एक सिमिलर पैटर्न हमें पहलगाम में दिखता है, ऐसे ही लोगों से पूछ के, उनका रिलीजन पूछ के उनको मारा गया। एक नफरत यहाँ झलकती थी, वहाँ भी झलकती थी, और यहाँ भी हनुक्का नाम का फेस्टिवल मना रहे थे, यहाँ भी ज्यूज को लेकर नफरत झलकती थी। ज्यूज को लेकर नफरत किसके दिल में है, ये भी एलाबोरेट कीजिए। और ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, जहां पर सिक्योरिटी, और वो भी न्यू साउथ वेल्स में जिनका पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही एक्टिव माना जाता है, वहां इन चीज़ों को करना, मैसेज क्या है, तरीका वही है, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है। कर्नल अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, और ये बहुत ही कायरतापूर्वक एक्ट है, जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। ये बात समझने की कोशिश करो कि जो शूटर्स थे उनकी एज अगर आप देखो, उसके जो लाइसेंस मिला है उसके हिसाब से 24 की एज है, 2001 बॉर्न है ये लोग। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने जीवन में ऐसा क्या देखा जो कि पूरे आइसोलेटेड देश में, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक बिल्कुल आइसोलेटेड देश है, जहाँ पे कोई ऐसा वर्ल्ड के किसी तरह का नहीं, नरसंहार नहीं या हो तो रहा, आप पानी के जहाज से जाएंगे या आप एरोप्लेन से जाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे उन्होंने किस तरह का रेडिकलाइजेशन हुआ है उनका, और किस तरह से कि उन्होंने इतनी नफरत भर ली कि वो जाके एक पीसफुल फेस्टिवल चल रहा है जहाँ पे सब लोग खुशियां मना रहे हैं, इतना बढ़िया, वहां पे जाके वो एक तरह से गोलाबारी करते हैं, इस तरह से फायरिंग करते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, इनके पास जो गन थी वो डबल बैरल की ये थी, शॉर्ट गन थी, इसकी वजह से ज्यादा फायरिंग नहीं कर पाए लोग, अदरवाइज बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। एंड ये बात मैं मानता हूं कि वहाँ के लॉस बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से ये लोग अच्छे वेपन्स नहीं मैनेज कर पाए। पर भी ये भी बहुत सरप्राइजिंग है कि ये इस तरह का काम करने में कामयाब हो सके।
और इस तरह का जो एक पैटर्न देखने को मिलता जा रहा है, जैसे अगर आप आज सुबह भी देखें, आज एक ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राउन अमेरिका से खबर आई थी, वहां भी एक शूटिंग का केस आया है। तो ये जो एक लोन उल्फ की तरह जो अटैक होते हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, अगर आप यूएसए में देखें, और कनाडा में भी एक बार देखने को मिला था इस तरह का। तो एक तरह का नया पैटर्न चलता जा रहा है कि कुछ दो लोग चार लोग अपने आप जाते हैं और ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता बहुत ही खतरनाक है, और आने वाले समय में हम लोगों को सब बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और दैट्स इट। नहीं, सावधान तो रहना पड़ेगा, लेकिन अनुराग शुक्ला जी, ये ऑपरेशन जो टेररिस्ट का ऑपरेशन है, जिसमें किलिंग ही उनका प्राइम मोटो है, क्या ये एक दो दिन में हो गया जो भी आपने फुटेज देखे हैं, या फिर आपको लगता है इसके पीछे एक बड़ा लंबा होमवर्क रहा है? कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने इतने दिनों तक होमवर्क के दौरान शेल्टर दिया होगा, और वो ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे, यानी रेडिकल्स ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। ये शायद ऑस्ट्रेलिया को पहली बार प्रूफ के साथ मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का पहला इंसिडेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि ये इस तरह का अटैक बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। एक तरह से एमुनेशन का इंतजाम करना, गन का इंतजाम करना, उस सामान को लेके उस पर्टिकुलर जगह तक जाना बिना किसी तरह डिटेक्ट हुए, और फिर उसके बाद एक ब्रिज पे चढ़ जाते हैं और वहां से जाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो इतना बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जो शूटर्स हैं उनका, जैसे मैंने बताया, उनकी एज बहुत कम है। तो अगर हम ये सोचें कि वो खुद अपने आप में रेडिकलाइज हो गए, उन्होंने खुद अपना तैयारी कर ली, खुद जाके अटैक कर लिया, इतना संभव लगता नहीं है। कि इसके पास सपोर्ट फैक्टर जरूर है वहां से। और ऑस्ट्रेलिया सरकार जैसे जैसे आने वाले समय में ये इसका इन्वेस्टिगेट करेगी, तो जो सामने आएगा उससे पता चलेगा किस तरह का कितने डीपली ये लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, और किस तरह से ये जो एक मानसिकता है जो हमारी अटैक की निंदा करने की और ये मारने की, कैसे कितना ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। संजीव जी, बड़े एक बड़ा अलग सा पैटर्न है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कंडेम किया है, लेकिन मैंने पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई कंडेमनेशन देखा नहीं है। मैंने ख़ास तौर पर उन कंट्रीज़ की तरफ जो गाज़ा को लेकर बहुत शोर मचा रहे थे, तुर्की की तरफ से भी ऐसा कोई कंडेमनेशन नहीं है, या फ़िलिस्तीन की तरफ से भी ऐसा कोई कंडेमनेशन नहीं है। ये सेलेक्टिव विरोध क्या ऐसे लोगों को ताकत देता है कि वो कहीं भी जाके किसी को भी मार सकें? और ज्यूस को लेकर इतनी नफरत, ये किसके अंदर है, इसको भी सामने रखिए। क्या हम हमास के ऊपर इसका इशारा दे सकते हैं? क्योंकि इतनी नफरत हमास और हिजबुल्लाह के अलावा शायद ही और कोई करता हो। हाँ, पाकिस्तान को जरूर गिन सकते हैं उसमें। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को, धर्मों को आपस में लड़ाने की जो एक आसुरी शैतानी जो सोच है, जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को प्रदर्शित की थी, उसी तरीके की जो सोच के तहत इन जो अटैकर्स ने, इन दो आतंकियों ने, गनमैन ने ये हमला किया है। और जाहिर है कि विश्व भर में ऐसे अनेक एलिमेंट्स मौजूद हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस पूरे नैरेटिव को और हवा देने का काम करते हैं, वो इस बात को ऐसे बताने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इजराइल ने इतनी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की, यहूदियों ने मुस्लिम्स के खिलाफ की, इस्लाम और ज्यूस के बीच का ये टकराव इत्यादि इत्यादि बता करके इस तरीके के जो नैरेटिव को पूरे विश्व भर में फैलाने की और एक आतंकी के वातावरण को बनाने की जो जमीन है वो तैयार करने का जो काम है, वो अनेकों एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके के जो सोच को भी हमें काउंटर करना होगा। हमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहना होगा कि ये जो हमला है एक आतंकवादी हमला है। और आतंकवाद चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अप्रोच ही होना चाहिए। और इस तरीके की घटना को किसी भी आधार पर, मैं कहूँगा किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो उसको इस तरह से देखना होगा कि वो आतंकवादी कृत्यों को सपोर्ट करने का ही कार्य कर रहा है या आतंकवाद की जमीन तैयार करने का काम कर रहा है। हमने ये देखा है, जो एंटीसेमिटिज्म को करने वाले अनेक विश्व में लोग हैं, अमेरिका में एंटीसेमिटिज्म की हजारों इंसिडेंट सामने आई हैं। वहां पर भी ये जो तथाकथित जो है उदारवादी, तथाकथित लेफ्ट लिबरल और रेडिकल इस्लामिस्ट जो मानसिकता और जो सोच और एक कबाल जो काम करता है, वो इसी तरीके के नैरेटिव को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है कि चूंकि ऐसा इजराइल ने किया था इसलिए इजराइल के खिलाफ ऐसा हुआ। यदि पाकिस्तान से कंडेमनेशन नहीं आ रहा है
या कुछ ऐसी जगहों से कंडेनेशन नहीं आ रहा है, निंदा नहीं हो रही है, तो जाहिर है कि उसके पीछे उनकी जो उस तरीके की सोच है, जो रिलीजियस आधार पर पूरे विश्व समुदाय को विभाजित करने की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की जो आसुरी शैतानी सोच जिसको मैं कहता हूँ, वो जरूर दिखाई देती है। लेकिन जाहिर है कि ऐसी सोच जहां कहीं भी है, वो आतंकवाद की जमीन को तैयार करने का ही कार्य करती है। संजीव जी, इसी ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, क्वाड का हिस्सा भारत भी है, क्वाड का ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी है। क्या अब अमेरिका इसे समझेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसे टेरर अटैक डिक्लेयर कर दिया है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। और देखिए राजीव जी, अमेरिका यदि इस पूरी घटना का कड़े से कड़ा जो कंडेमनेशन ही नहीं, बल्कि इसके संदर्भ में अगर कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, किसी तरीके का काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हो इन परपेट्रेटर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तो अमेरिका को करना होगा। अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स भारत के संदर्भ में तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। भारत में जब आतंकवादी हमला होता है तो अमेरिका का जो अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति नरमी का होता है। और यदि अमेरिका के अंदर कोई हमला हो जाए तो अमेरिका अपने लाओ लश्कर को लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, चाहे वो अबटाबाद में जाना हो या किसी सीरिया की टनल में किसी आतंकी को एलिमिनेट करना हो। तो अमेरिका का अपने देश के अंदर जो आतंकवाद का अप्रोच है वो तो जीरो टॉलरेंस का है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर भी चलता है। अमेरिका को चाहे 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, आतंकियों को वो हंट डाउन करता ही करता है, जो कि उनके देश में आतंक जिन्होंने किया है। लेकिन उसी तरीके का क्या अप्रोच अमेरिका विश्व भर में दिखाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। भारत के संदर्भ में तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन मार्क है। और इस तरीके का जो अप्रोच है वो कहीं से हेल्पफुल नहीं है। यदि आतंकवाद के जो दानव को, आतंकवाद के शैतान को, आसुरी शक्तियों को अगर हमें पूरी तरह से पराजित करना है तो इस संदर्भ में एक कर्नल अनुराग, ये तो लोन वुल्फ अटैक की तरह था। इन लोगों ने अटैक किया, इसमें से एक मारा गया, एक पकड़ा गया, अब इन्वेस्टिगेट होगा, लेकिन इनके साथ इनकी जड़ नहीं जुड़ी हुई है। क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में? क्या किया जाता है? भारत को पता है कि पाकिस्तान भूखा रह लेगा, लेकिन भारत में किसी अटैक का कोई बढ़िया मौका अगर उसे मिलेगा तो वो अटैक जरूर करेगा। ये पाकिस्तान की सोच है। तो हमें पता है कि जड़ वहां है, उस जगह है, टारगेट हमने ऑपरेशन सिंदूर में वही किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये हमला, ये क्या बताने की कोशिश है इंटरनेशनली? और दूसरा, अब इसका रिटेलिएशन ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? क्या ऑस्ट्रेलिया इजराइल मोसाद की तरह काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करेगा किसी और कंट्री में जाके? ये सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि अटैक के पीछे जड़ें कहाँ पहुंची हुई हैं, और इसके लिए मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि मोसाद जैसी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इजराइल की, ये भी पूरा सहयोग देंगी ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के पास और भी अपने साधन है जिससे वो पता लगा पाएंगे कि कहाँ से अटैक हुआ है। डेफिनेटली आपको ये समझना होगा कि जितने आप शक्तिशाली हो, अगर आपके दुश्मनों को ये बात पता होगी तभी इस तरह के आने वाले समय में अटैक रुक सकते हैं। और जिसने इस चीज को अंजाम दिया है उसको जड़ पे जाके उसकी नाक तोड़नी पड़ेगी, उसका सिर फोड़ना पड़ेगा, तभी ये लोग समझ में आएंगे। अदरवाइज जिस तरह से देखा जाए, आपने इंडिया की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, सब पिछले 50 या 60 साल के अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमारी जब तक हम लोग सहते रहे तब तक सब कुछ चलता रहा। एवरी दिन हमारे बम बजते रहे, हमारे यहाँ अटैक होते रहे। लेकिन जिस दिन भारत ने टर्नओवर करके मारना शुरू किया, इनको इनके ठिकाने ध्वस्त करने शुरू किए, ठीक उसी दिन से उनकी चाल भी चेंज हो गई है, उनकी बातें भी बदल गई हैं और सब कुछ चेंज हो गया है। तो हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन समझें कि अगर कोई इस तरह का हरकत की जाएगी तो बहुत बड़ा रिटेलिएटरी अटैक आएगा जिससे उनका बहुत नुकसान होगा। और ये इस तरह की सोच रखने वाले जो कायर लोग हैं, ये सिर्फ मार से ही डरते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। तो इनको सही मात्रा में जवाब देना बहुत जरूरी है। स्लीपर सेल की कितनी क्वांटिटी आपको लगता है इस अटैक के पीछे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही होगी? डेफिनेटली स्लीपर सेल का ही काम है। और आजकल ये कम्युनिकेशन, जैसे कि इंटरनेट आ गया है, तो इसकी वजह से लोग बहुत दूर बैठे बैठे भी कई लोगों को रेडिकलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। और शायद इसी तरह का कुछ रहा होगा। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड है और यहाँ पे गन ले जाना, एमुनेशन ले जाना बहुत चैलेंजिंग है। तो किसी न किसी तरह से एक साधन बनाया गया है जिस तरह की इनको पहुंचाया गया है, गन और इनको एमुनेशन पहुंचाया गया है। तो डेफिनेटली तार तो काफी पीछे से जुड़े हुए हैं। ये आने वाली इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि कहाँ से आया है।